22 अप्रैल 2025, टाइम दोपहर 2:50। काफ़ी लोग जम्मू और कश्मीर के इलाके पहलगाम के करीब बेसरान वैली में अपनी ट्रिप्स एंजॉय कर रहे थे। अचानक दरख्तों के पीछे से 4 से 7 मिलिटेंट्स निकलते हैं और वो अपनी M4 कारबीन और AK-47 से ओपन फायर स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर पहले तक जो लोग अपनी ट्रिप एंजॉय कर रहे थे, अब वो एक क़यामत खेज मंजर देख रहे हैं। उनके प्यारों को गोलियां मार के कत्ल किया जा रहा है। महाराष्ट्र की एक लड़की असावरी अपने अंकल और अपने फादर के साथ कश्मीर के इसी इलाके में ट्रिप पर आई थी और हुआ ये कि इन मिलिटेंट्स ने उसके अंकल और उसके फादर को ठीक उसकी आंखों के सामने गोलियां मार दी। जरा सोचें कि अगर आप पर यह बीती होती तो आपको कैसा फील होता। एक तो उसके रिश्तेदार उसकी आंखों के सामने मारे गए और दूसरा ये कि उसको फिर इनके फ्यूनरल राइट्स भी खुद ही करने पड़े। पता नहीं कितनी रातों तक वो सो नहीं पाएगी और ख्वाब में उसको यही मंजर रोजाना आकर डराता रहेगा। आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने ये हरकत की और वो चाहते क्या हैं? क्या इसमें पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट है भी या नहीं? और पाकिस्तान के लोगों का ये कहना है कि ये फेक फ्लैग ऑपरेशन है जो कि इंडिया ने खुद अपने लोगों पर किया है ताकि वो इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर सके। क्या इस बात में कितनी हकीकत है? अगर इंडियन इंटेलिजेंस को ये सारी बात पता थी तो उन्होंने इलाके में वार्निंग क्यों नहीं दी और टूरिस्ट को इस इलाके में आने से क्यों नहीं रोका? कश्मीर में इंडिया के 7 लाख फौजी पहले से डिप्लॉयड हैं तो उन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? और क्या इस इंसिडेंट के बाद 2 एटॉमिक पावर्स के दरमियान जंग का खतरा मंडला रहा है? ये और बहुत सारी बातें जानेंगे आज की इस ब्रांड न्यू डॉक्यूमेंट्री फिल्म। दोस्तों, ये इंसिडेंट बेसरान वैली में हुआ जिसको कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये इलाका पहलगाम से 5 किलोमीटर दूर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। बेसरान वैली सी लेवल से 7,851 फीट ऊंची है। पाइन फॉरेस्ट से चारों तरफ घिरी हुई है और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। इन शॉर्ट इस इलाके की खूबसूरती देखने लायक है, लेकिन दूर दूर तक यहाँ कोई सड़क नहीं है। तो फिर यहाँ पर आने वाले लोगों को या तो पैदल जाना पड़ता है या फिर हॉर्स राइड करके जाना पड़ता है। मुस्तफ़ा गनगोठे स्नैक्स का बिजनेसमैन था और वो सारी जिंदगी अपने स्नैक्स के बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करता रहा। इंसिडेंट से 8 दिन पहले उसने अपनी बीवी के साथ इस इलाके में सैर करने जाने का प्लान बनाया। वो अपनी जिंदगी में पहली दफा कश्मीर जा रहा था और रिसेंटली ग्रैंडफादर भी बना था, लेकिन ये उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी ट्रिप साबित होती है। मिलिटेंट्स ने इसको भी गोलियां मार के बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ही वॉज रियली एक्साइटेड। उसके दोस्त सुनील मोर का ये कहना था। लोग अपनी अपनी ट्रिप एंजॉय कर रहे थे और कपल्स हनीमून मनाने आए थे। कई कपल्स खुशी खुशी अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे थे। इनमें से एक बदकिस्मत कपल लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का कपल था। विनय नरवाल की शादी 8 दिन पहले ही हुई थी और वो अपनी बीवी के साथ हनीमून मनाने आए थे। अपने इंस्टाग्राम पर वो अपनी बीवी के साथ वीडियोस भी शेयर करते देखे गए और दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनकी खुशी को शायद कोई काली नजर लग गई। मिलिटेंट्स ने ऑफिसर विनय नरवाल को गोलियां मार दी और उनकी बीवी चिल्लाती रही कि इसके बगैर मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, मुझे भी मार दो, लेकिन मिलिटेंट्स ने उनको नहीं मारा। विनय नरवाल की बीवी जो पहले वीडियोस में दोनों खुश नजर आ रहे थे, अब उसकी लाश के पास हेल्पलेस बैठी थी और सदमे में थी। दोस्तों सोचें, सिर्फ 8 दिन हुए थे इनकी शादी को और इन मिलिटेंट्स ने इनकी जिंदगी उजाड़ दी। दोस्तों सच बोलूं तो ये स्क्रिप्ट लिखते हुए और बोलते हुए दोनों वक्त मेरा दिल कट रहा था। इस इंसिडेंट के बाद 26 लोग मारे जा चुके, जिसमें एक नेपाली है और एक लोकल गाइड। इंसिडेंट में टोटल 17 लोग इंजर हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमला पाकिस्तान ने किया या फिर लोकल टेररिस्ट ने इंडिया से तंग आकर किया, और इस हमले के बाद इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स शो किया। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंसिडेंट TRF ने किया है। TRF यानी दी रेजिस्टेंट फोर्स, जो कि पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा से मिली हुई है।
इंडियन इंटेलिजेंस का कहना है कि इस अटैक का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी है, जो कि लश्कर तैयबा का कमांडर है और गुजरांवाला से ऑपरेट करता है। इसका दूसरा नाम इलियास खालिद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टीआरएफ ने यह हमला किया क्यों, उनका मकसद क्या था। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का स्टेटस रिवोक किया था, ये उसके खिलाफ रिटेलिएशन है। उनका कहना ये था कि यहाँ पर इंडिया डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहा है जो हम नहीं चाहते, और इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये हमला किया। टीआरएफ ने अपने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। एक रीज़न जो मुझे समझ आती है वो ये कि इस इलाके में टूरिज्म बढ़ रहा था, तो शायद इन टेररिस्ट ने इस टूरिज्म को कम करने के लिए या इंडिया के खिलाफ की रोल प्ले करने के लिए यूज़ किया हो। सबसे दुखी बात तो ये कि मिलिटेंट्स लोगों से उनका रिलीजन भी पूछ रहे थे, और एक शख्स ने कहा कि जब मैंने कलमा पढ़कर सुनाया तो उन्होंने मुझे नहीं मारा, बख्श दिया। यानी बेसिकली यहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। इंडिया में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जे.डी. वैंस और उनकी बीवी भी आई हुई थी। उन्होंने इस हमले पर अफसोस का इजहार किया और वापस यूएसए चले गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब में मौजूद थे 2 दिन के दौरे पर, जहां पर वो प्रिंस सलमान से मिलने वाले थे। उन्होंने इसके बारे में ट्वीट करके ये कहा, जो लोग इस हमले के पीछे हैं उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, उन्हें हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा और इसका एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। बीजेपी के लीडर्स का, इंडियन मीडिया का और इंडिया के लोगों का ये मानना है कि ये इंसिडेंट और हमला पाकिस्तान ने किया। बीजेपी के लीडर्स का कहना था कि ये हमला पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन का आउटकम है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का कहना है कि हमारा इस हमले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, और उन्होंने इस हमले पर अफसोस का इजहार भी किया है। जैसा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारा इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इंडिया और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पर बाजिद हैं कि यह हमला पाकिस्तान ने ही किया है, और उन्होंने इसके खिलाफ कुछ स्टेप्स भी लिए हैं। जैसा कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जितने भी बॉर्डर्स हैं वो बंद कर दिए हैं, यानी ना तो कोई ट्रेड होगी और ना ही कोई लोग आए जाएंगे। जो लोग पहले से इंडिया में ट्रैवल करके गए हुए थे उन लोगों को 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो 48 घंटों में इंडिया छोड़कर वापस पाकिस्तान चले जाएं। इंडिया की हाई कमीशन में जो पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स हैं उनको भी 1 वीक का टाइम दिया गया है और 1 हफ्ते के बाद इंडिया छोड़ने का कहा गया है। सबसे सैडनिंग, खतरनाक और बुरा स्टेप इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करना था। लेकिन ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया 2 अलग अलग मुल्क बने तो यहाँ पर दरिया किसको कौन से मिलेंगे, इसकी तकसीम पर भी मसला खड़ा हो गया। इंडिया ने पाकिस्तान के बहुत सारे दरिया बंद करने की धमकी दी और कुछ पर बांध भी बना दिए। जंग से बचने के लिए 1960 में वर्ल्ड बैंक मीडिएशन के लिए उतरा और एक मुआहिदा तय पाया जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। इस इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग ईस्टर्न रिवर्स जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज आते हैं वो इंडिया को मिलेंगे, और वेस्टर्न रिवर्स जो कि इंडस, झेलम और चिनाब हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे। अब इंडस वाटर ट्रीटी इंटरनेशनल है और इसको कैंसिल करना एक डेमोक्रेटिक फेलियर है, क्योंकि अभी तक साबित तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है भी या नहीं। और दूसरी बात, पाकिस्तान का ज़्यादातर एग्रीकल्चर इंडस रिवर के पानी पर डिपेंडेंट है, तो अगर इंडिया इस ट्रीटी को कैंसिल करके इंडस वाटर के ऊपर बांध लगाता है, डैम बनाता है या किसी भी तरीके से पानी को रोकता है तो ये पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला बन जाएगा। और इस स्टेप के बाद इंडिया पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को जंग में धकेल देंगे, और मेरे ख्याल से जब 2 न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे से टकराएंगी तो पूरी दुनिया के लिए रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं होंगे। अब मसला ये है कि यहाँ पर इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसीज पर ज़्यादा फोकस कर रही है और सोल्यूशंस पर कम फोकस कर रही है। कुछ सवाल इंडिया और इंडियन इंटेलिजेंस पर भी उठते हैं। अगर इंडिया ये कहता है कि उनकी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि रॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर उनको इस इंसिडेंट का पता कैसे नहीं चला? और कश्मीर में तो इंडिया ने पहले से बहुत ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल डिप्लॉय कर रखे हैं, और ये जो इलाका है यहाँ पर दहशतगर्द पहले भी बहुत दफ़ा हमला कर चुके हैं, तो फिर इंडिया ने इस इलाके को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? यानी कि ये कैसे पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग, यानी 4 से 7 लोग रिपोर्ट्स में आया है, वो जदीद असला या गन्स लेकर एक इलाके में दाखिल हो जाएं और अपनी मर्जी से लोगों को मारने लगें, और वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी एहलकार मौजूद ही नहीं है? क्या ये इंडियन गवर्नमेंट का फेलियर नहीं?
जी, ये इंडियन गवर्नमेंट का फेलियर है। दूसरी बात यह कि जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाए जा रहे हैं, हमें इस बात की हकीकत नहीं पता और शायद हम जान भी ना पाएँ, क्योंकि हर जगह कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही इतनी हैं कि हमें रियल चीज़ शायद कभी भी पता ना चले। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान फ़िलहाल ऐसी किसी पोजीशन में नहीं है कि वो इंडिया के साथ इस तरह के हमले कर सके। पाकिस्तान इकोनॉमिक तौर पर बहुत नीचे जा चुका है और स्ट्रगल कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो कभी भी इस तरह का स्टेप या हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर ये हमला पाकिस्तान ने किया है या किसी ने भी किया है, ये एक कंडेमनिंग मामला है, हम इसको पूरे तरीके से कंडेम करते हैं और जिन लोगों के प्यारे इसमें मरे हैं, हम उनके साथ उनके दुख में, उनकी दर्द में बराबर के शरीक हैं। लेकिन मसला सॉल्यूशंस की तरफ आना चाहिए। कॉन्स्पिरेसीज को उछालने से मसला हल नहीं होगा, सिर्फ नफरतें बढ़ेंगी जो हम इन दोनों मुल्कों की कौमों के दरमियान बढ़ाते आए हैं। हम लोग कभी भी बैठ के सॉल्यूशंस पे बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती। आज भी मैं देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पाकिस्तानी और इंडियन लोग लड़ रहे हैं कि कौन किसको चाय पिलाएगा, किसकी चाय अच्छी थी और कौन जंग में क्या करेगा। लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते कि जब जंग होकर सुबह होती है तो वो सब कुछ मलिया मेट कर चुकी होती है। जंग कोई मज़े की चीज़ नहीं, बल्कि ये खौफनाक रातें होती हैं। मेरे नज़दीक इस मसले का हल ये है कि दोनों कंट्रीज़ के सरबराह और प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स मिलें और इकट्ठे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करें और जो लोग भी कल्प्रिट्स हैं उनको प्योर प्रॉपर सज़ाएं दी जाएं, ताकि कोई भी इस तरह से मासूम लोगों की जानें ना ले सके। एक आखिरी बात ये कि पाकिस्तान इस मसले से कई सालों से जूझ रहा है। बलूचिस्तान में हमारे लोगों को इसी तरह के मिलिटेंट्स मार देते हैं, कोयटा में, चित्राल में इसी तरह के मिलिटेंट्स मौजूद हैं जो हमारे अपने मासूम लोगों को मारते हैं। तो हम चूँकि ये दुख देख चुके हैं, बर्दाश्त कर चुके हैं, हम पहचानते हैं कि इंडिया के लोगों में कितना दुख इस वक्त है। लेकिन लड़ाई करने से हम दोनों मुल्क तबाह होंगे, क्यों ना हाथ जोड़ें और तरक्की करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।